कुछ दिन पहले अचानक दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी और चीन का सबसे बड़ा सर्च इंजन एक ही झटके में अमेरिकी रक्षा विभाग की उस सूची में डाल दिए जाते हैं जिसमें उन कंपनियों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी है। इन कंपनियों के नाम हैं अलीबाबा, BYD और बाइडू। तीनों कंपनियां अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं, करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों पर काम कर रही हैं। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि ये केवल बिजनेस कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सैन्य क्षमता को मजबूत करती हैं। सवाल यह कि आखिर अमेरिका के आरोपों की सच्चाई क्या है, और अगर अमेरिका के आरोप सही हैं तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भविष्य के भू राजनीतिक हथियारों में तब्दील हो चुकी हैं? क्या आज दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल नहीं बल्कि मोबाइल ऐप, डेटा सेंटर और AI मॉडल हैं? नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। करीब 30 साल पहले दुनिया में एक नया सपना पैदा हुआ। माना गया कि इंटरनेट, वैश्विक व्यापार और निजी कंपनियां दुनिया को इतना जोड़ देंगी कि बड़े युद्धों की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। चीन ने इसी दौर में अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले और कुछ ही सालों में अलीबाबा, बाइडू, टेंसेंट, BYD, बाद में हुआवे जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल हो गईं। पश्चिमी देशों की कंपनियां चीन में निवेश करने लगीं और चीन की कंपनियां अमेरिका के शेयर बाजार तक पहुंच गईं। ऐसा लगने लगा कि व्यापार और तकनीक राजनीति से ऊपर हो गए हैं। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। कल्पना कीजिए कि सुबह उठकर आप जिस मोबाइल ऐप से खरीदारी करते हैं, जिस क्लाउड सर्वर पर आपकी तस्वीरें रखी हैं, जिस AI से आप सवाल पूछते हैं और जिस इलेक्ट्रिक कार को भविष्य मानते हैं, वही कंपनियां अचानक किसी महाशक्ति की नज़र में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन जाएं। और यही कारण है कि ये कहानी सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसकी जिंदगी डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने अपनी चाइनीज मिलिट्री कंपनीज सूची को अपडेट किया है। अलीबाबा, BYD, बाइडू को इस सूची में शामिल कर दिया है। दुनिया हैरान है क्योंकि जिन कंपनियों को लोग ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रिक कार, इंटरनेट सर्च के लिए जानते थे, वो कंपनियां अचानक पेंटागन की राष्ट्रीय सुरक्षा फाइलों में दिखाई देने लगीं। आखिर ऐसा क्या बदल गया? दरअसल ये सूची किसी एक दिन के गुस्से का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2021 का नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, जिसके सेक्शन 1260H के तहत अमेरिकी सरकार उन चीनी कंपनियों की सार्वजनिक सूची तैयार करती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में योगदान देती हैं। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं कह रहा कि अलीबाबा टैंक बनाती है या BYD मिसाइल तैयार करती है या बाइडू सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। अमेरिका का दावा इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसका कहना है कि चीन ने एक ऐसी रणनीति विकसित की है जिसे मिलिट्री सिविल फ्यूजन कहा जाता है। इस मॉडल में निजी कंपनियों, विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के बीच की दीवारें लगभग खत्म कर दी जाती हैं ताकि नागरिक तकनीक का इस्तेमाल सीधे सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सके। अमेरिका का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, सेमीकंडक्टर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसी तकनीकों में आगे रहने वाली कंपनियां चीन की सैन्य क्षमता को भी मजबूत कर सकती हैं। अमेरिका का आरोप है कि अलीबाबा, BYD और बाइडू चीन के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टेट ओन्ड एसेट्स सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन जैसे सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए हैं। पेंटागन के अनुसार यही संबंध उन्हें मिलिट्री सिविल फ्यूजन नेटवर्क का हिस्सा बनाता है। यानी यहाँ सवाल ये नहीं कि किसी कंपनी ने सेना को हथियार बेचे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उसकी तकनीक, उसका रिसर्च, उसका सरकारी नेटवर्क भविष्य में चीनी सेना की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। देखिए, समय भी कम दिलचस्प नहीं है। कुछ महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संवाद बहाल करने, व्यापारिक तनाव कम करने की कोशिशें दिखाई दी, लेकिन इसी बीच पेंटागन ने दुनिया की सबसे बड़ी चीनी कंपनियों को अपनी सैन्य सूची में डाल दिया। यानी व्यापार और कूटनीति की बातचीत एक तरफ चल रही है और तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई दूसरी तरफ। और यही आज की अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता की सबसे बड़ी पहचान है। आपको बता दें कि इस तकनीकी युद्ध की शुरुआत आज से नहीं हुई।
यहीं से दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि 5G सिर्फ इंटरनेट की अगली पीढ़ी नहीं बल्कि 21वीं सदी को भू राजनीतिक ताकत का नया मैदान ये बन जाएगा। 2018 में अमेरिका ने पहली बार खुलकर चीन की टेक कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाना शुरू किया। सबसे बड़ा निशाना बना हुआवे। अमेरिका का आरोप था कि दुनिया भर में लग रहे उसके 5G नेटवर्क का इस्तेमाल चीनी सरकार जासूसी के लिए कर सकती है। हुआवे ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन अमेरिका ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिकी कंपनियों को उसके साथ कारोबार करने से रोक दिया गया और अपने सहयोगी देशों पर भी दबाव बनाया कि अपने 5G नेटवर्क में हुआवे को जगह ना दें। इसके बाद टेंसेंट, DJI, CATL और दूसरी कंपनियां भी अमेरिकी जांच के दायरे में आने लगीं। अब अलीबाबा, BYD, बाइडू उसी लंबी कहानी का एक नया अध्याय है। यानी ये फैसला किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं बल्कि चीन के पूरे टेक मॉडल के खिलाफ अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। खैर, इस फैसले के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी रही। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीनी कंपनियों का अनुचित दमन कर रहा है और उसे अपनी गलत नीतियों को सुधारना चाहिए। अलीबाबा ने साफ साफ कहा कि वो ना तो चीनी सैन्य कंपनी है और ना ही किसी मिलिट्री सिविल फ्यूजन रणनीति का हिस्सा। कंपनी ने कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। बाइडू ने भी कहा कि उसे सूची में शामिल करने का कोई विश्वसनीय आधार नहीं है और अपना नाम हटाने के लिए वो हर विकल्प का इस्तेमाल करेगी। BYD ने भी कहा कि इस फैसले से अमेरिका में उसकी कारोबारी उपलब्धियों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लिस्ट के रूप में देखना भूल होगा। असली कहानी अमेरिका और चीन के बीच उस तकनीकी शीत युद्ध की है जो पिछले कई सालों से लगातार गहरा होता जा रहा है। कभी हुआवे पर प्रतिबंध लगता है, कभी टेंसेंट और DJI पर सवाल उठते हैं, कभी अमेरिकी चिप कंपनियों को चीन को हाई एंड सेमीकंडक्टर बेचने से रोका जाता है और कभी चीन रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ाकर जवाब देता है। और अब उसी श्रृंखला में अलीबाबा, BYD और बाइडू के नाम जुड़ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में शामिल होने का मतलब तुरंत आर्थिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत दूर तक जा सकते हैं। नए अमेरिकी नियमों के तहत 2027 से अमेरिकी रक्षा विभाग इन कंपनियों या इनके माध्यम से किसी भी उत्पाद और सेवा की खरीद नहीं कर सकेगा। यानी अमेरिकी रक्षा बाजार का एक बड़ा दरवाज़ा इनके लिए बंद हो जाएगा। अमेरिकी संसद की चीन मामलों की समिति के अध्यक्ष जॉन मुलेनार ने तो यहाँ तक कहा कि इन कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजार से भी हटाया जाना चाहिए और अमेरिकी कंपनियों को इनके साथ कारोबार बंद कर देना चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। अमेरिका चीन पर आरोप लगाता है कि वहाँ निजी कंपनियां वास्तव में पूरी तरह निजी नहीं हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का उन पर गहरा प्रभाव है। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निजी क्षेत्र में पार्टी की भूमिका को पहले से ज़्यादा मजबूत किया है और व्यापारियों को, उद्यमियों को खुलकर कहा है कि कंपनी की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उद्यमी की मातृभूमि होती है, इसलिए उनको राष्ट्र और पार्टी के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यानी चीन में निजी कंपनियों और राज्य के बीच की दूरी लगातार कम हुई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष वो भी कम दिलचस्प नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अमेरिका भी निजी तकनीकी कंपनियों पर पहले से ज़्यादा राजनीतिक रणनीतिक नियंत्रण की बात कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने AI कंपनियों से पब्लिक को कुछ वापस देने और सरकारी भूमिका बढ़ाने जैसे संकेत दिए। यानी दोनों महाशक्तियां अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और वो मंजिल है तकनीक पर रणनीतिक नियंत्रण। इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक BYD है। BYD कई तिमाहियों में बिक्री के आधार पर टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों में शामिल हो गई है। BYD अमेरिका के पैसेंजर कार बाजार में लगभग मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस सूची में शामिल किया गया है। इससे साफ संकेत ये मिलता है कि अमेरिका की चिंता सिर्फ मौजूदा कारोबार नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा है। इसी तरह अलीबाबा केवल ऑनलाइन खरीदारी का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी ताकत बन चुका है। बाइडू सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, बल्कि स्वायत्त वाहन और AI मॉडल विकसित कर रहा है। यानी इन कंपनियों के पास भविष्य की वही तकनीक है जो नागरिक जीवन के साथ साथ सैन्य क्षेत्र को भी बदल सकती है।
कुछ विशेषज्ञ इस अमेरिकी रणनीति पर सवाल भी उठाते हैं। उनका कहना है कि अगर हर बड़ी चीनी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया जाएगा तो दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का पूरी तरीके से अलग हो जाना असंभव और बेहद महंगा साबित होगा। अमेरिका की कई कंपनियों के इन चीनी कंपनियों के साथ गहरे व्यापारिक संबंध हैं और केवल सूची बना देने से वो रातों रात तो खत्म नहीं हो जाएंगे। इसलिए कुछ विश्लेषक इन कदमों को व्यवहारिक प्रतिबंध से ज्यादा राजनीतिक संदेश मानते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर शायद उन देशों पर पड़ेगा जो ना तो पूरी तरह अमेरिका के साथ हैं और ना पूरी तरह चीन के साथ। एक तरफ अमेरिकी टेक निवेश, सेमीकंडक्टर और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, तो दूसरी तरफ चीन दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बना हुआ है और वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। ऐसे में हर नया प्रतिबंध, हर नई सूची, हर नई तकनीकी लड़ाई ऐसे देशों के लिए नई रणनीतिक चुनौतियां पैदा करती है। इसलिए कहानी सिर्फ अलीबाबा, बीवाईडी या बाइडू की नहीं, ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रिक कार, क्लाउड सर्वर, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल बिजनेस के उत्पाद नहीं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीति के सबसे अहम औजार बन चुके हैं। शायद आने वाले सालों में देशों की ताकत उनके सैनिकों से कम और उनकी टेक कंपनियों से ज्यादा मापी जाएगी। शायद दुनिया बदल चुकी है। अब ताकत सिर्फ मिसाइल, टैंक और युद्धपोतों से नहीं मापी जाएगी। ताकत उस देश की होगी जिसके पास सबसे तेज चिप होगी, सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, सबसे ताकतवर एआई मॉडल होगा और सबसे ज्यादा डिजिटल इकोसिस्टम होगा। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में इतिहासकार ये लिखें कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई सीमा पर नहीं बल्कि सर्वर रूम, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों और एल्गोरिदम के भीतर लड़ी गई थी।